तो क्या हालचाल बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा है लिखा है, सब अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका मुरली सर, फ्लैश कोर्स का अगला वीडियो दैट इज पीरियोडिक टेबल। सर 10-15 मिनट में हम लोग ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपका काम है A4 साइज शीट उठाइए, सारा नोट्स बना लीजिए। इसका पीडीएफ हम नीचे डाल देंगे लिंक में, बट आप कोशिश करें कि आपको अपने ही नोट्स का यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। स्टार्ट करते हैं सर। यहां से सवाल कम आते हैं। पहला जब क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था तो फर्स्ट वाज डोवर्नियर्स ट्रेड। इन्होंने ऐसा बोला था कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास होगा, इट इज मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। बट जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज हुआ ये वाला सक्सेस नहीं हुआ। दूसरा है सर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने बोला कि जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, सारे गा मा पा, ठीक है, वैसे ही हर एट्थ पे अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो हर एट्थ पे जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट करेंगी। ठीक, हाइड्रोजन शुरू किया, फिर 8वां फ्लोरीन आया, तो फिर क्या होगा, आपका प्रॉपर्टीज रिपीट करना शुरू हो गया। ये भी जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़े तब कहानी इनकी भी खत्म हो गई। अगला था सर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यहां पे 2-3 चीजें हुई। पहला ये कि दिस वाज द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जहां पे आपने जो टेबुलर फॉर्म में चीजों को लिखा था कि यहां पे ग्रुप होता था और यहां पे पीरियड होता था, फर्स्ट बात। ठीक, दूसरी बात क्या थी कि सर कुछ इंफॉर्मेशन थे जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में भी दी गई थी। फॉर एग्जांपल 3-4 है। इका सिलिकॉन को बोला गया जर्मेनियम, इका एल्युमिनियम को बोला गया गैलियम और इका बोरोन को बोला गया स्कैंडियम। याद रखेंगे। बट यहां भी आपने क्या किया था, यहां भी एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। फिर एक मोजलेस का एक्सपेरिमेंट आया। इन्होंने ऐसा देखा कि मास का कोई रिलेशन नहीं आ रहा था न्यू के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। एक्सरे का फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, बट अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर और रूट ओवर न्यू का क्या आ रहा था सर, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था। तो यहां यह समझा गया कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट और एटॉमिक नंबर इज बेसिक प्रॉपर्टी जिसके ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगे। तो अभी से पहले जो जमाना चल रहा था, ठीक है, ये सब लोग क्या बोल रहे थे इससे पहले, ज्यादातर बात मास पे हो रहा था, एटॉमिक मास इंक्रीज करते हुए लिखो। लेकिन पहली बार इसके बाद हमने मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को लिखा और इन्होंने क्या बोला कि यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट देखिए, ये अपना नया वाला पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या करना है सर आपको, इसमें ये देखिए ग्रुप 1-2 को आप बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, ये जो पूरी कहानी है इसको आप बोलते हैं पी ब्लॉक, सॉरी इसको बोलते हैं आप डी ब्लॉक एलिमेंट। ट्रांजिशन मेटल्स जो सारे हैं ये वाला जो सारा है इसको आप बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं इसको आप बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ठीक, एक और बात ध्यान दीजिएगा सर, आपको ये सारा अगर ग्रुप वाइज नाम याद है तो अच्छी बात है, नाम इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके सेवरल निमोनिक्स आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो ये और ये तो नाम आपको याद होने ही चाहिए। ठीक, और सर एक और सवाल ये आता है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया गया है तो कैसे आप ग्रुप्स एंड पीरियड का नाम निकालो। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिएगा, क्योंकि आजकल जितने भी मतलब जो भी आपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा है वहां पे चीजें किसके बेसिस पे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। आपने पहले क्या करना है, आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया पोटेशियम, ठीक, आप क्या लिखोगे, आर्गन 4s1। ध्यान से देखिए, ये जो 4 है क्या बता रहा है आपका, ये जो 4 है ना ये बताएगा आपका पीरियड नंबर। ठीक, और जो S1 है तो जो भी आपका पीरियड होगा, जो भी आपका लास्ट सेल होगा उसमें सब आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको जोड़ के जो नंबर आएगा दैट विल बी योर ग्रुप नंबर। ठीक, यहां पे मतलब 4s से स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन वहां तक सारे इलेक्ट्रॉन को आप क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा।
तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है वहां जो वैल्यू होगी, अगर वो s है और p है तो क्या बोलोगे, ये वो पीरियड का नाम है। लेकिन अगर बात डी में हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक जोड़ना पड़ेगा। बात अगर एफ ब्लॉक में जा रहा है तो आपको वहां पे 2 जोड़ना पड़ेगा अगर आपको पीरियड नंबर बताना है तो, ठीक। और अगर आप यहां से वैलेंस सेल जो आखिरी वाला सेल है वहां से सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे अब क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ग्रुप नंबर, ठीक। नेक्स्ट देखिए सर, कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर है जो 100 के बाद वाले एलिमेंट्स है एंड उससे सवाल भी आता है। पहला है सर 1 को अन लिखते हैं, 0 को निल लिखते हैं, 2 को बाई लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन। फॉर एग्जांपल अगर आपको 101 का नाम लिखना तो क्या लिखेंगे, अन, निल, अन और लास्ट में EM लगा दीजिए, ये IUPAC नेम है। अगर मान लो सर आपको 106 का नाम लिखना है तो अन, निल, हेक्स, EM लगा दीजिए। इस पे बहुत बार सवाल भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं सर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सर सबसे पहला है हो एटॉमिक रेडियस है। जनरली एक एटम को पकड़ना हमारे लिए डिफिकल्ट है कि आप एटॉमिक लेवल पे जाइए और वहां पे एटॉमिक रेडियस निकालिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ग्रुप ऑफ एटम्स को हम यहाँ पे एवरेज लेते हैं। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है सर, एटम्स ओवरलैप करके होते हैं, ठीक। तो सर आपको क्या करना, अगर दोनों सेम ही एटम है, ए है, तो डिस्टेंस निकालिए और जो r मानेंगे वो d/2 मानेंगे। यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि जो बीच में ओवरलैप्ड एरिया है उसको कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। जितना भी रेडियस के दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है डिवाइड बाय 2। भाई अगर ए बी अलग अलग है, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, इस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस ए बी है RA RB प्लस 0.09 इंटू डेल्टा ई, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ये आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज मेटलिक रेडियस। अगर आप किसी भी मेटल में जाएंगे तो मेटल फ्री फॉर्म में होगा, मेटल पॉजिटिव फॉर्म में होगा, कर्नल के फॉर्म में, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके और मेटलिक ब्लॉक में यहां से वहां मूव कर रहे होंगे। तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको आपके डिस्टेंस मिल गया, ठीक, तो यहां भी अगर आपको निकालना है तो R ऑफ मेटलिक रेडियस विल बी d/2। अगर आपको आयनिक रेडियस निकालना है तो R प्लस R माइनस क्या होगा, d के बराबर होगा। वैन डर वाल रेडियस क्या होता है सर, जब डिस्टेंस ज्यादा हो तो भी सर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है और R क्या होगा, d/2। सर देखिए हम क्या कर रहे हैं, जनरली 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं और उसको एवरेज आउट करते हैं। बीच में ओवरलैप हो रहा है, बीच में डिस्टेंस है, हम उतना, हमारा टेक्नोलॉजी उतना नहीं पहुंचा है कि आप एक एक एटम को पकड़ के और वर्नियर कैलिपर लेके आप क्या करेंगे, आप मेजर करेंगे सर, अच्छा चलो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, पॉसिबल नहीं, तो हम एवरेज चीज निकालते हैं जहां पे ये सब आपका एरर कंसीडर होता ही होता है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप बात करेंगे इन सबको देखेंगे तो जो आपका वैन डर वाल रेडियस है वो सबसे बड़ा होगा, है ना सर। क्यों, क्योंकि बीच में बहुत सारा गैप है जो हम उसको भी कंसीडर कर रहे हैं अपने रेडियस में। जो वैन डर वाल रेडियस है सबसे बड़ा, उससे छोटा भी अगर आप जाएंगे तो आप कह सकते हैं आयनिक रेडियस, ठीक, या कोई ओवरलैप नहीं है, उससे छोटा जाएंगे, सॉरी, तो आप कह सकते हैं आयनिक तो सबसे छोटा हो जाएगा सर, वैन डर वाल। उसके बाद आप कहेंगे यहां पे देखिए जो सबसे बड़ा रेडियस होगा वो वैन डर वाल रेडियस होगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो दूसरा आपका मेटलिक रेडियस हो जाएगा, ठीक, आ रहा बात समझ में, आर मेटलिक दूसरा, ठीक। तीसरा जो होगा सर ये आयनिक रेडियस, क्योंकि यहां पे कोई ना तो ओवरलैप है, और जो सबसे छोटा होगा वो कौन सा रेडियस देखा गया, जनरली कोवेलेंट रेडियस देखा गया। अब आपका एक ये भी सवाल होगा सर किसके लिए वैन डर वाल लेंगे, किसके लिए आयनिक रेडियस लेंगे, किसके लिए हम कोवेलेंट रेडियस लेंगे। तो सर देखिए आपने एक टर्म सुना होगा थर्मोडायनामिक्स में, कौन सा टर्म, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म। तो जनरली जिस एटम का एलिमेंटल फॉर्म जैसा हो, जैसे H2 क्या कोवेलेंट फॉर्म में पढ़ते हैं आप, ठीक है, सोडियम मेटलिक फॉर्म में पढ़ते हैं आप, तो एलिमेंटल फॉर्म के हिसाब से आप रेडियस सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे सोडियम तो आप सॉलिड में लेते हैं एलिमेंटल फॉर्म में, उसका मेटलिक रेडियस आप बताएंगे। H2 का बात करेंगे तो कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट रेडियस में बात करेंगे। अगर He का बात करेंगे
तो वहां पे वैंडरवाल रेडियस काउंट होता है, तो उसके लिए वैंडरवाल रेडियस देखेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि बेटा जितना भी पीरियडिक प्रॉपर्टी है सब किस पर डिपेंड करता है, सब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उस पे जो न्यूक्लियर का अट्रैक्शन है, सारा प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करता है, कितना फास्ट उसको खींच रहा है। ठीक, तो सर अब प्रॉब्लम क्या है कि न्यूक्लियस उसको खींच ही रहा है, बट जो पड़ोसी लोग हैं आप जब मेहनत करते हैं तो आपके पड़ोसी आपको पीछे खींचते हैं। ठीक है, तो सर ये तो इसको यहां खींच रहा है, बट एट द सेम टाइम जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो उसको बाहर की तरह रिपेल भी कर रहा है। तो एक नेट फोर्स लग रहा है, जो न्यूक्लियर जो जेड था ना, जो प्रोटॉन था अंदर, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन था उसको डिक्रीज कर रहा है। ठीक, इसी नेट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो वैलेंस सेल के अलावा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस वैलेंस सेल को रिपेल करते हैं न्यूक्लियस से दूर। ठीक, तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है कि इस पे जो एटॉमिक रेडियस है, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक रेडियस हो गया, एनर्जी एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, सब क्या होता है, सब चेंज हो जाता है। एक बात ध्यान रखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बात करेंगे तो जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सेल में उसका सबसे हाई होगा, अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा रिपेल करेगा, और जो दूर है इलेक्ट्रॉन उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। एसपीडीएफ में बात करेंगे, जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, तो एस का कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन एस में है तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई होगा, जो पी में है उससे कम, और डीएफ का तो बहुत कम होता है। ठीक, इसी वजह से अगर जनरली आप देखेंगे तो नीचे जाने के बाद रेडियस इंक्रीज होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस कि डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, उतना नहीं है एज कंपेयर टू पी एंड एस। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, होना तो चाहिए था एल्युमिनियम पहले गैलियम बाद में, बट बोरोन से बड़ा गैलियम होता है और गैलियम से बड़ा एल्युमिनियम का हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, जनरली ये भी देखा गया है बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक और इफेक्ट देखा गया है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक रेडियस में बात कर रहे हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू होता है, आप नीचे आते हैं ना, तो डाउन द ग्रुप आप क्या बोलते हैं, डाउन द ग्रुप अगर आप बात करेंगे सर तो आप क्या बोलते हैं, डाउन द ग्रुप आप बोलते हैं कि जो रेडियस है, रेडियस इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एफ, डी एंड एफ ऑर्बिटल में जाना शुरू करता है, तो इस केस में क्या होता है ना सर, इस केस में इस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट खराब है, तो प्रोटॉन कहां जा रहा होगा, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा शेल में, बट इलेक्ट्रॉन शील्ड ही नहीं कर पा रहा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा, हाई हो गया। तो देखो नीचे बढ़ तो रहा है, बट रेट ऑफ इंक्रीज विल डिक्रीज, कि नीचे जा रहे हैं तो सेल ऐड कर रहे हैं, आप बोले सिस्टम बड़ा कर देंगे, बट क्या हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया, सिस्टम फिर से छोटा हो गया, तो जितना आप सोच रहे थे उतना नहीं बढ़ा। नेक्स्ट बात करते हैं सर आइसोइलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपसे क्या पूछा है, आपसे कभी कभी पूछते हैं एटॉमिक रेडियस कंपेयर करने का, तो वैसा जिसका हाई एटॉमिक नंबर है उसके पास ज्यादा प्रोटॉन होगा, अगर ज्यादा प्रोटॉन है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, स्मॉल रेडियस होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसके पास ज्यादा एटॉमिक नंबर है उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका रेडियस छोटा होगा। हम बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी का। अगर आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक का बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा कि सर किस पे बात करता है ये, सॉल्वेटेड आयन चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है, कि अगर आपका चार्ज डेंसिटी हाई है सॉल्वेट आयन बड़ा होगा, चार्ज डेंसिटी लो है सॉल्वेट आयन छोटा होगा। ठीक है, तो जनरली अगर आप गैसियस फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे तो सर ये होता है आयंस का रेडियस, और अगर आप लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे तो सॉल्वेटेड आयन का रेडियस ये होगा, और जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा। अगर चार्ज डेंसिटी हाई है मींस हाई सॉल्वेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये भी ऑर्डर आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आयनिक एंथैल्पी क्या होता है। आयनिक एंथैल्पी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर एंथैल्पी इन्वॉल्व रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
1 मोल ऑफ इंथैल्पी, इसीलिए हमने क्या किया, हमने 1 मोल लिया आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक, अब देखिए सोडियम सॉलिड था ना, तो पहले हमको गैस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सब्लिमेशन एनर्जी बोलिए या फिर आप इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, ये देखिए आपने गैस बना दिया। अब इस गैस से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये एनर्जी क्या है आपका, ये एनर्जी आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस बात का ध्यान रखेंगे। जनरली देखा गया कि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सिस्टम पॉजिटिव हो गया, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है आपके लिए और डिफिकल्ट। ठीक, तो सर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता चला जाता है। दूसरी बात देखिए, जैसे यहां पे देखो सर, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आपने I1 दिया, आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, आपने I2 दिया। अब ये क्या हो गया है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सर, ये अब खुश हो गया। आप फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो जो I3 की वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी I2 से, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है, फिर भी आप वहां से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। आ रही बात समझ में? गुड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर ट्रेंड देखेंगे। अगर आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, मतलब डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, ठीक, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, घटेगा। यही बात है कि सर अगर जैसे ही डी इलेक्ट्रॉन ऐड होना शुरू हो गया तो फिर वहां भी रेट ऑफ डिक्रीज विल डिक्रीज। आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा, घट रहा। आयनाइजेशन एंथैल्पी घटने का मतलब होता है मेटेरियल ज्यादा रिएक्टिव और जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक, तो सर अगर डी इलेक्ट्रॉन क्या है, इफ डी इलेक्ट्रॉन आपका ऐड हो रहा है, जैसे ही आप मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आप इससे जाएंगे तो यहां में फिर क्या होने लगता है, डी इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो गया है इस केस में। तो जैसे ही डी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, स्क्रीन इफेक्ट उसका लो होता है, तो जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ डिक्रीज विल डिक्रीज। ठीक है सर, समझ गए? हाँ सर समझ गए। यहां ये लेफ्ट टू राइट जनरली क्या डिपेंड करता है, जनरली दो चीज पे डिपेंड करता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज करता है। बट जैसे आप यहां देखिए लिथियम में बेरिलियम बढ़ेगा। अब बेरिलियम वाले केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या बताइए, 1s2 2s2, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट था कि फुल फिल्ड ऑर्बिटल था। लेकिन जैसे आप बोरोन करेंगे तो 1s2 2s2 2p1 हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। वही नाइट्रोजन वाला भी केस होता है कि आप 1s2 2s2 2p3 कर रहे हैं, तो क्या हो गया, फिर से हाफ फिल्ड हो गया। तो जनरली इंक्रीज करता है, बट अगर हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए डिफिकल्ट होता है। किस केस में, इन केस ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल। समझ रहे हैं सर? समझ रहे हैं, गुड। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाफ फिल और फुलफिल्ड ऑर्बिटल है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आपके लिए डिफिकल्ट होगा। उसका आई थोड़ा सा बढ़ जाता है अपने आजू बाजू के लोगों से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर आप नेक्स्ट बात करेंगे सर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, तो एंथैल्पी इन्वॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जनरली इसकी जो वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सामने है मार्केट में, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मार्केट में ज्यादा है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, बट जनरली नेगेटिव होता है। आपने Cl2 से Cl बनाया, यहां पे आपने दिया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक, अब ये भाई साहब जो है ये क्या है, दिस इज आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक, और अगर ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है और इसमें क्या किया आपने, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो अभी Cl माइनस बन रहा, तो सर ये जो यहां पे क्या होगा, यहां जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होगा, जनरली यहां एनर्जी जो रिलीज होगा उसी को आप क्या बोलते हैं, उसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे ही मॉड ऑफ Eg की बात करें, डाउन द ग्रुप जाएंगे, अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस से, वो जनरली डिक्रीज करता है। ठीक, और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, लेफ्ट राइट क्या होता है, इंक्रीज करेगा। यहां पे 2-3 चीजें याद रखने वाली हैं सर, कि जनरली होना तो चाहिए F का सबसे ज्यादा, लेकिन Cl फिर F फिर Br फिर I। क्यों? क्योंकि F और ऑक्सीजन में जगह कम है। सेकेंड सेल इज योर वैलेंस सेल, तो ऑलरेडी यहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है इन दोनों में। इस वजह से
इनको मोहब्बत तो बहुत है इलेक्ट्रॉन से, है, बट घर में जगह ही नहीं है। इनको मोहब्बत तो बहुत है इलेक्ट्रॉन से, बट घर में जगह ही नहीं है। प्यार बहुत है, बट घर में जगह नहीं, पिताजी मान ही नहीं रहे। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बहुत है, बट जब इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने का बारी आता है तो इसके पास जगह ही नहीं है। इसके पास क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन रिपेल करके भगा दे रहा है। तो सर इसीलिए इस वजह से ही FCl इनफैक्ट O माइनस का तो पॉजिटिव हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। O माइनस से अगर आप O2 माइनस बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे Eg पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि देखो खींच तो रहा है बट घर में जगह ही नहीं है, इसलिए घर के लोग मान ही नहीं रहे। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं। दो और चीजें हैं, एक है सर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूरा पूरा बेईमानी है, केमिस्ट्री के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव बेईमानी बोलते हैं। एक बार कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, अब जो बॉन्डेड पेयर है जहां दोनों का हक है वहां आप कितना इलेक्ट्रॉन खींच पा रहे हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको काउंट करने का एक फॉर्मूला है IEEA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लीजिएगा बाय 2। ठीक है, डाउन द ग्रुप आएंगे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। अब रेट ऑफ इंक्रीज वही, जैसे ही आप स्क्रीनिंग इफेक्ट ऐड करेंगे डी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रेट ऑफ डिक्रीज विल डिक्रीज। ये तो डिक्रीज हो रहा है ना सर, तो रेट ऑफ डिक्रीज विल व्हाट हैपन, रेट ऑफ डिक्रीज विल डिक्रीज। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए, सब मोस्ट फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन लगभग बराबर ही है। नाइट्रोजन का साइज थोड़ा छोटा होता है, इसीलिए नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। अगला देखिए सर, दो और है एनामोलस बिहेवियर, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का साइज बहुत छोटा होता है, उस स्मॉल साइज की वजह से इनका हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। इसकी वजह से जहां इनको आयनिक बॉन्ड भी बनाना चाहिए था वहां क्या बनाता है, वहां ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जहां इनको आयनिक बॉन्ड बनाना चाहिए था वहां भी क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और जनरली ऐसा देखा गया है कि देखो आप यहां से आएंगे तो साइज बढ़ेगा, फिर यहां जाएंगे तो साइज घटेगा, तो इनका साइज सिमिलर है, साइज सिमिलर है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन सिमिलर एंड प्रॉपर्टीज भी सिमिलर। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो जाइए, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।